खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। आम बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा। 12 लाख तक आय पर टैक्स छूट सहित किए कई प्रमुख प्रावधान, लेकिन महंगाई से नहीं मिली राहत। वृद्धा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के लिए भेजा जेल। पोक्सो कोर्ट संख्या 4 ने चांदोली निवासी रिक्शा चालक को दी सजा। सांसद टाइगर मैराथन के लिए कलेक्टर ने देखे रूट। 9 फरवरी को होगी 21 किलोमीटर लंबी दौड़। और वांछित अपराधियों को लेकर अभियान के तहत 8 को दबोचा। NEB पुलिस ने की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश किया। इसमें आयकर की छूट सीमा 12 लाख तक बढ़ाने, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते करने सहित तमाम वर्गों के लिए कई घोषणा शामिल है। दिल्ली चुनाव समीप है और बिहार के चुनाव भी अधिक दूर नहीं है, और ऐसे में बजट पर चुनावी असर भी दिखता है। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना कर विपक्ष की भूमिका निभाई है। वहीं भाजपा ने बजट को शानदार करार दिया है। अन्य वर्ग इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लागू करने के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है। साथ ही कैंसर की 36 दवाई भी सस्ती होगी और जिला स्तर पर कैंसर हॉस्पिटल खुलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी टैक्स की छूट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा युवाओं की दृष्टि से अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज में 75,000 नई सीटें बढ़ेंगी। अनौपचारिक श्रमिकों को नई सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो जल जीवन मिशन की अवधि अब वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा शहरों के विकास के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए का फंड होगा। वहीं नया KYC रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू कर इसे सरल बनाया जाएगा। साथ ही किराए पर TDS की सीमा भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में कई अन्य प्रावधान भी शामिल हैं। Will be provided to farmers, aligned with our integrated 5F vision for the textile sector. This will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. वहीं प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार आयकर में 12 लाख तक की छूट तो दे दी गई है, लेकिन इतनी राशि कमाने के लिए रोजगार भी होना चाहिए। वहीं किसानों को अनुदान नहीं दिया गया, बल्कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। देखिए, देश की जनता की अपेक्षाएं तो बहुत होती है। अपेक्षाएं के ऊपर आज भारत सरकार ने जो 25-26 का बजट पेश किया है, निश्चित तौर पर निराशाजनक है। यूं कहें, जुमला सरकार का जुमला बजट, झांसा देने वाली सरकार का झांसा बजट। कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला है, सिर्फ जुमला वाला बजट है। बार बार ये, मैंने अभी आपका टीवी देख रहा था, मैं बार बार ये दिखा रहे थे 12 लाख तक का टैक्स फ्री किया जनता को, लेकिन देखिए 12 लाख कमाएगा कहां से जनता? जनता के पास तो रोजगार है नहीं। मिडिल क्लास का 12 लाख रुपए कमाना, एक महीने का 1 लाख रुपए अर्निंग सोर्स होगा, जब तो 12 लाख रिबीट मिले, उसको रिबीट मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक जुमला हो रहा है ना, वही बात होगी जुमला देने वाले का जुमला बजट। और अगर शिक्षा की बात करें तो युवा रोजगार की कोई बात करें तो कहीं भी कोई उनके ऊपर दिया नहीं। आपने किसानों को एक लॉलीपॉप दे करके क्रेडिट कार्ड की
वो एक लॉलीपॉप दे दिया, क्या उस क्रेडिट कार्ड से क्या किसान की कमाई होगी? जब आपका किसान एग्रीकल्चर के अंदर जो संसाधन है उनके ऊपर आप रिबेट देते तो मैं समझता था कि भाई क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट होगा और किसान को फायदा होगा। किसान को कोई एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं हुआ, कोई उनकी जो जन संसाधन जो उनको एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उनके ऊपर कोई उनको फायदा नहीं मिला, तो किसानों को भी नकार दिया गया। जब जल नीति की बात बताते हैं, इस बजट में खासकर मैंने ये देखा जल नीति के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया इनका सीतारमण जी ने, कि बजट के अंदर एक वर्ड भी नहीं बोला। किसी भी प्रदेश के अंदर जल नीति की एक अलग से बजट दिया जाता है। खासकर मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान में हमारा जो ईआरसीपी की जो योजना काफी समय से चली आ रही है, उसके ऊपर भारत सरकार का 76% एमओयू के अंदर बातें जो बना रहे थे यहाँ के सांसद महोदय, तो 76% यहाँ धनराशि मिलना था, उसके ऊपर किसी भी बात के ऊपर बजट में नहीं रखा, क्योंकि जल नीति के ऊपर जो स्टेट डायरेक्ट जोन में सबसे ज्यादा रहता है वहां पर कहीं ना कहीं दिया जाता है। हाँ, मैं मानता हूं बिहार के अंदर इन्होंने जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का फायदा लेने के लिए बिहार बजट घोषित किया है, बिहार के अंदर काफी उनको फायदा दिया। इस प्रकार से राजस्थान में इलेक्शन हो चुके, लेकिन राजस्थान को तो नकार दिया। मैं समझता हूं यहां पर जब रेल की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय यहां मेट्रो और बुलेट ट्रेन की बात हुई थी। अभी आज मोदी की सरकार तीसरी बार टर्न ओवर चल रही है, कभी भी राजस्थान के अंदर वो बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। इस बजट के अंदर आशाएं थी, अब भाई यहाँ एनसीआर क्षेत्र है तो एनसीआर क्षेत्र के अंदर एनसीआर के अंदर बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन यह लागू होंगी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बजट नहीं हुआ। निश्चित तौर पर मैं दावा कर सकता हूं यह बजट निराशाजनक, जुमला बजट और एक लॉलीपॉप देने वाला बजट साकार रहा है। उधर भाजपा के नेता पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार बजट पूरी तरह आम आदमी के लिए बनाया गया है, इसमें तमाम वर्गों के लिए उपयोगी प्रावधान है। आज वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बहुत ही आशाजनक बजट है। इसमें आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, वेतनभोगी सबके लिए फायदेमंद है। खास बात यह कि इनकम टैक्स की जो रेट थी रिटर्न की है वो 12 लाख की आय सीमा कर दी गई है। इससे वेतनभोगी या उद्योग धंधे वाले सबको फायदा होगा। पहले जो 8 लाख सीमा थी, 10 लाख थी, वो 12 लाख कर दी गई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो छोटे व्यापारी, उद्योग धंधे वाले या तनख्वाह वाले उनको बहुत फायदा होगा। किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड सीमा थी ना, जो पहले 3 लाख थी वो 5 लाख कर दिए, तो किसानों को भी फायदा हुआ है। हर जिले में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे, ये फायदा हुआ है। तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का, किसानों के लिए। इसमें बहुत सी चीजें सस्ती हुई है, जैसे स्मार्टफोन है, मोटरसाइकिल है। आम आदमी के जीवन की जो काम आने वाली चीजें, दवाइयां हैं, इन पर बहुत टैक्स कम किया गया है। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार बजट में आम आदमी को विशेष राहत नहीं मिल पाई। इस कड़ी में गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की जरूरत थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब में छूट की बात भी छलावा है और यह आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और दिल्ली चुनाव को फोकस कर बजट जारी किया गया है। निश्चित रूप से मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल का पहला जो है वर्ष, उसमें जो बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा पढ़ा जा रहा है वो मैं समझता हूँ कि जितनी भी घोषणाएं हुई हैं सिर्फ थोती घोषणाएं हुई हैं। हकीकत में आम जन को कोई लाभ नहीं मिलने वाला इन चीज़ों से। टैक्स के दाम पर इस तरह का बखान किया जा रहा है कि 12 लाख तक के टैक्स में, अरे ये जितने भी स्लैब आप लोगों ने बनाए ये अभी लागू नहीं है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ अभी कोई भी टैक्स स्लैब लागू नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली को फोकस करते हुए और बिहार के चुनाव को फोकस करते हुए अभी सिर्फ उनको ये दिख रहा है। आज जितनी भी घोषणाएं की है बिहार में भी और दिल्ली को लेकर वो घोषणाएं की गई हैं,
क्योंकि दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है, उससे पहले ही इस तरह का बजट बनाया जा रहा है जिससे वहाँ लोगों को, व्यापारियों को ये लगे कि वाकई जो है गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम कर रही है। 60,000 करोड़ की तो बिहार में इन्होंने घोषणा कर रखी थी, 60 करोड़ रुपये भी आज तक नहीं लगे। अगर वाकई में अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिलीफ देना चाहती है तो गैस सिलेंडर आज 900 रुपये के हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर की आप 2-2 हज़ार रुपये तक की इनकी वैल्यू होती जा रही है। अगर वाकई इन लोगों को अगर जनता का भला करना चाहते थे तो डीजल, क्योंकि सारी इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर है, आज ट्रॉली है, आज अपने ट्रक हैं, बस हैं, सभी डीजल चलते हैं। आज डीजल के दामों में अगर इनको चाहते तो डीजल के दामों में कमी कर लेते हैं, पेट्रोल में कमी करते थे, गैस सिलेंडर में कमी कर देते। अब रही अलवर ज़िले की बात, अलवर ज़िले में हमारे यहाँ के सांसद कैबिनेट मंत्री हैं और मैं समझता हूँ उनका केंद्र सरकार में बहुत अच्छा अहम महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए। वो चाहते तो यहाँ एयरपोर्ट लाता, अलवर का एक डेवलपमेंट होता, एनसीआर से बाहर होता, तो निश्चित रूप से ये जो बजट जो बनाया गया है थोथी घोषणा है, कोई भी इससे किसी आम जन को कोई लाभ नहीं मिलने वाला नहीं है। ना युवाओं को कोई लाभ मिला, ना कृषकों को कोई लाभ आ रहा, ना बुजुर्गों के लिए, ना व्यापारियों के लिए। ये सिर्फ एक थोथा बजट है। पार्लियामेंट में वाहवाही लूटने का काम इनकम टैक्स की तरफ से कहेगा, हमने छूट दी जा रही है। ये भी आने वाले टाइम में विधेयक बनेगा, तब जाके क्लियर आएगा कि कौन कौन सी स्लैब कब ले रहे हैं। उसमें काफ़ी चेंजेस करने की पूरी संभावना है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट है वो सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है, आम जनता की कमर तोड़ने वाला है। ये चाहते तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बजट ये दे सकते थे। उधर विशेषज्ञों की राय की बात करें तो वरिष्ठ सीए मानक चंद्र गुप्ता ने इसे बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव नजदीक होने के कारण टैक्स में राहत की उम्मीद थी जो पूरी हुई है। देखिए, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का ये एक नए टर्म का सेकंड बजट है, फुल बजट जिसे बोलना चाहिए, और इसमें लोगों की जो है एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक थी। और चूँकि इस वक्त दिल्ली के चुनाव नज़दीक हैं तो इनको लोगों को ये लग रहा था कि टैक्स में रेट के अंदर ज़रूर रिडक्शंस मिलेंगे, और जो लोगों की आशाएं थी वो इन्होंने पूरी की हैं। और मिडिल क्लास के लिए इन्होंने काफ़ी राहत देने की कोशिश की है इस बजट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर, तो इनकम टैक्स में जो बेसिक लिमिट है वो इन्होंने 3 लाख से 4 लाख बढ़ा दी है, और ओवरऑल 12 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले 7 लाख थी। और उसके अलावा जो स्लैब है, स्लैब भी 24 लाख तक इन्होंने उसको राशनलाइज करके 25% तक किया है। और वहीं कांग्रेस नेत्री शोभा ने बताया कि बजट में आमजन को कोई राहत नहीं मिली है। अलवर शहर सहित जगह जगह पानी की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटाए गए, पेट्रोल डीजल के दामों में भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। ये इस बजट से क्या फायदा लोगों को, क्या मतलब हुआ इसके बजट का हमारे लिए? आम जनता हर चीज़ से, पानी से बहुत परेशानी है, इतना मतलब पानी भी नहीं आता है, और फिर मतलब गैस सिलेंडर वगैरह इन पे हर चीज़ पे महंगाई है। क्या करा है मतलब बजट से, क्या फ़ायदा उसका बजट का? फिर हमको तो हर आदमी को, कोई भी किसी को भी फ़ायदा नहीं है। और सारी परेशानी है पानी की, बिल्कुल पानी नहीं आता है, पानी की प्रॉब्लम है सारी जगह। आप गृहिणी हो, रसोई में काम भी करती हैं, तो इसमें लेकर बाजार की मार्केट में दामों को लेकर के या गैस सिलेंडर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गैस सिलेंडर की यही है कि मतलब हर इंसान यही परेशान है कि भाई जैसे सिलेंडर पे, गैस पे महंगाई है, महंगाई तो बिल्कुल ही कम नहीं हो रही, फिर बजट से क्या फ़ायदा हुआ इसका? उधर वरिष्ठ बैंककर्मी नेता शैलेंद्र कपूर के अनुसार 12 लाख तक की आय पर आयकर नहीं लगाने का प्रावधान स्वागत योग्य है और यह मध्यम वर्ग के लिए बेहद लाभप्रद है। इससे इस वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वहीं नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 करना भी स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स में यह क्रांतिकारी छूट दी गई है। आज घोषित केंद्रीय बजट के प्रावधान बड़े लुभावने हैं और सीतारमण जी ने इसमें मध्यम वर्ग के, देश के मध्यम वर्ग की बरसों से चालू डिमांड को पूरा किया है। इन्होंने मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री कर दिया है, और इसमें इनको जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग का जो
सेक्शन है देश का, ये हमेशा से शिकायत करता रहता है कि साहब मध्यम वर्ग का आपने लाभ नहीं दिया, मध्यम वर्ग को निराश कर दिया। इसको इन्होंने इस बजट में बहुत कामयाबी से पूरी तरह इसको 10 लाख की डिमांड थी इनकम टैक्स की फ्री करने की, जिसको 12 लाख कर दिया गया। 12 लाख तक की आय फ्री हो गई, टैक्स फ्री। ये एक बहुत बड़ा लुभावना और बड़ा आकर्षक एक कदम है जो सीतारमण जी ने इनके लिए किया है। इसको हम एक ऐतिहासिक बजट के रूप में देख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया, वो भी एक बहुत अच्छी एक इसका वो है। और इसमें हम इसको मध्यम वर्ग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इनकी एक जो क्षमता है खरीदने की, एक जो इनकी क्षमता है वो बढ़ेगी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा ये वर्ग। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और इसके इनकम टैक्स के लिहाज से ये बजट बहुत बेहतरीन और बहुत ही लुभावना बजट है। और वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने इसे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बजट बताया। साथ ही कहा कि अब कर्मचारियों के घरों में दीपावली मनेगी, इसके अलावा हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सर, केंद्रीय मंत्री सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया है भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? सबसे अच्छा बजट आया है अब तक का भारत का। और जो बजट आया है, आम आदमी, मीडियम परिवार बहुत खुश है। और आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्यम परिवार के घर बजट के खुशी के रूप में दिवाली मनाई जाएगी। जो 12 लाख का जो स्लैब तक कर दिया, जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 12 लाख है साल की, उनको 75,000 रुपये की और करके, यानी 12,75,000 का कोई टैक्स नहीं, हर कर्मचारी को 80 से 70 लाख का बेनिफिट मिल गया इस बजट के माध्यम से। मैं कहूँगा प्रधानमंत्री का जो सपना था, प्रधानमंत्री जो कहा करते थे कि सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, तो वो साकार कर दिया। जो कहा है, कहते हैं ना मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वो सिद्ध कर दिया बजट के माध्यम से। किसानों के लिए बात करिए, किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सब्सिडी के पैसे बढ़ा दिए गए हैं, किसानों की योजनाओं के माध्यम से पैसे बढ़ा दिए गए हैं, किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। और मैं आज बात बताना चाहूंगा कि जो आज का युवा IIT या MBBS करना चाह रहा है, उनकी सबकी सीटें दुगनी कर दी। मैं कहता हूं ऐसा बजट आया कि आज पूरे भारत के अंदर दिवाली का माहौल हो जाएगा और बहुत खुश लोग हैं। और ये मध्यम परिवार और आम जनता के लिए सबका साथ सबका विकास की जो बात करे थे वो साकार होगी। और आने वाले समय में मध्यम परिवार और युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, जो किसान, सबका साथ से काम होगा। अच्छा बजट है, बहुत सराहनीय बजट है। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि बजट में सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी एवं महंगाई को रोकने के कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। केंद्र सरकार का बजट आया है, क्या कहना चाहिए? वही हर साल तक का जैसा छलावा बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिला, सबके साथ छलावा। कुछ नहीं दिया, केवल आंकड़ों का बजट है। देश की जनता को गुमराह करने का बजट है। मुद्रास्फीति की दर बहुत डाउन जा रही है और देश का आम नागरिक परेशान है। तो मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर राज चलाना बस के लिए तो आप लोग इस्तीफा दे दें, लेकिन देश की जनता को गुमराह नहीं करें। सर, आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया? कोई कदम नहीं। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, उसको रोकने का कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। केवल आंकड़ों का बजट है और कोई लेना देना नहीं। और वहीं शहर के व्यापारियों ने आम बजट का स्वागत किया है। दिनेश खंडेलवाल, सचिन सिंघल, राजेश कुमार और मुरारी पाराशर ने इसे शानदार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। इनमें महिला, किसान, बुजुर्ग और युवा आदि वर्ग शामिल है। केंद्र का आज 8वां बजट माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, जो बहुत ही स्वागत योग्य बजट है। मध्यम वर्ग के परिवार को आज 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये छूट दी गई, जो बहुत ही राहत वाली चीज मध्यम वर्ग के परिवार के लिए है। दूसरा, टेलीविजन के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है, वो भी बहुत ही अच्छी
पहल माननीय मंत्री जी द्वारा की गई है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आज केंद्र के बजट के अंतर्गत दी गई, जिसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो भी बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की गई। ये भी बड़ा ही स्वागत योग्य है। पूरा बजट बहुत ही अच्छा और देश के विकास के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा आज सदन में पेश किया गया। आज जो केंद्र द्वारा 8वां बजट माननीय वित्त मंत्री के द्वारा आया है, उसमें 10,000 मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटलों में कैंसर सेंटर खोलने का, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही किसान क्रेडिट योजना जिसको उन्होंने 3 से 5 लाख बढ़ा दिया है, वह भी सराहनीय है। इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और जो टेलीविजन पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी घटाई है, वह भी सराहनीय है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। उसके अंदर महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, व्यापारियों का, सबका विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, दवाइयां सस्ती कर दी गई हैं, बुजुर्गों की टैक्स छूट थी वो डबल कर दी गई है, मोबाइल फोन, ई कार, LED टीवी वगैरह सस्ते कर दिए गए हैं, किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख कर दी गई है। इस तरीके से काफी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिससे मध्यम वर्गीय व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर किस तरह का बजट मानते हैं? बहुत अच्छा बजट है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये बहुत शानदार बजट। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मध्यम वर्गीय लोगों को लिए लक्ष्मी जी का वरदान होगा ये बजट। उसी तरह ये बजट वाकई बहुत अच्छा है, सराहनीय है। इसमें 12 लाख तक की आय पे टैक्स 0 रखा गया है। पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ की घोषणा हुई है, वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि पर्यावरण से, ये पर्यटन से 100% बिजनेस होता है। और किसानों के लिए भी 3 लाख की मतलब वो लोन की वो किए है। बहुत अच्छा बजट है। और इसमें बिहार के लिए भी काफी सुधार किया है बजट में। और 50 पर्यटन स्थलों का विकास, ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा, इन्होंने दवाओं पे भी GST हटाई है, तो उससे भी आम आदमी के बजट पे काफी फर्क पड़ेगा, उसको रियायत। उधर कंपनी सचिव संस्थान ने कहा है कि बजट अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने का कार्य करेगा। अलवर इकाई के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने यह विचार रखे। उन्होंने बताया कि नया टैक्स बिल भी अगले सप्ताह प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में छूट प्रदान कर राहत दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया टैक्स बिल आम लोगों और प्रोफेशनल्स की उम्मीद के मुताबिक होगा। आज वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया। इसके अंतर्गत गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखा गया है। इनके लिए उम्मीद के अनुसार उनको टैक्स में छूट प्रदान की गई है। पहले 7 लाख रुपए तक की सीमा पर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। अब टैक्स स्लैब इस प्रकार है: 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 लाख से 20 लाख पे 20%, 20 लाख से 24 लाख पे 30%, 25%, 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। TDS एंड TCS के प्रोविजनों को भी बदला गया है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। सेल पर TCS जो लगता था 206C1H में, उसको भी हटाया गया है। और TDS सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से लिमिट 1 लाख कर दी गई है। ये बजट अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कार्य करेगा। इसके अंतर्गत वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी ध्यान रखा गया है। MSME का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, जिनकी क्रेडिट सीमा बढ़ा दी गई है। MSME के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई है। MSME के लिए उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर माइक्रो MSME के लिए कार्ड बनाए जाएंगे जो लोन की सुविधा प्रदान करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च करा है, जिससे अपनी जो सुस्त अर्थव्यवस्था है उसमें चाल दे सकें। ITR पहले यू में अपडेटेड रिटर्न 3 साल तक की जा सकती थी, अब उसको 4 साल तक की गई है।
इसी प्रकार रेंट पे टीडीएस और बहुत सारे टीडीएस के प्रोविजनों में कुछ कुछ आमूचल बदलाव किए गए हैं। जन विश्वास बिल लेके आए हैं 2.0, उसके अंतर्गत 100 प्रोविजनों को क्रिमिनलाइज किया गया है सरकार के द्वारा। मृत महिला से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी रिक्शा चालक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट संख्या 4 की पीठासीन अधिकारी हिमांकनी गौड़ ने दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव के अनुसार 66 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि वह जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा कर मध्य रात्रि को अलवर रेलवे स्टेशन पहुंची। साथ ही चांदोली निवासी मुबीन खान का रिक्शा किराए पर लिया। मार्ग में रिक्शा चालक ने वृद्धा के साथ बलात्कार किया और जान से मारने का प्रयास किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने धारा 376 में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 66 वर्षीय वृद्ध महिला से दुष्कर्म के मामले में आज माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 4 अलवर के पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी द्वारा एक फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25/3/2015 को महिला थाना अलवर में पीड़िता, जो कि वक्त घटना 66 वर्षीय वृद्ध महिला थी, ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय के दर्ज करवाई थी कि वह वक्त घटना तीर्थ यात्रा करके रेलवे स्टेशन अलवर से स्वयं के घर मध्य रात्रि के करीब समय था से रिक्शा से जा रही थी। तब रिक्शा चालक मुबीन पुत्र छोटे खान निवासी चांदोली के द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की नीयत से दाऊदपुर फाटक अलवर के पास उसको खींचकर ले गया तथा पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करके जान से मारने की कोशिश भी की गई जी। उक्त प्रकरण के विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा 15 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 20 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया था। माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 4 के पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों की रोशनी में मुलजिम मुबीन को दोष सिद्ध करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सांसद खेल उत्सव के तहत 9 फरवरी को टाइगर मैराथन दौड़ होगी। यह दौड़ कुल 21 किलोमीटर तक चलेगी और इसका आगाज प्रताप ऑडिटोरियम से होगा। वहीं इसी क्रम में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने शनिवार को मैराथन दौड़ के रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टाइगर मैराथन में हजारों लोग शामिल होंगे। साथ ही सैलानियों के भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा दिव्यांगों से भी हिस्सेदारी के लिए कहा गया है। दौड़ को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अलवर में पर्यटन को थोड़ी और बूस्ट देने के लिए, जैसा आपको सबको ही विदित है, 9 तारीख को एक अलवर टाइगर मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। क्योंकि ये मैराथन एक पब्लिक इवेंट है और इसमें देश और विदेश के काफी एलीट एथलीट्स आने की संभावना है। हमारे भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इसकी जो पूरी 21 किलोमीटर का रूट है वो आज हम देखने आए थे पुलिस प्रशासन और बाकी टीम्स के साथ। और इसमें संभावित जो है संख्या वो 10 से 15,000 की है, इसलिए ये एक पब्लिक इवेंट बन जाता है। तो इसकी सेफ्टी, इसमें कैसा रूट रहेगा, कैसी बैरिकेडिंग रहेगी, कब शुरू होगा कब खत्म होगा एज पर नॉर्म्स, ये चेक करने आज मैं शहर से निकली। कितने रूट है? ये पूरा 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन रहेगी, जो प्रताप ऑडिटोरियम से स्टार्ट होके यहाँ तक आके ये परशुराम सर्कल से गोल होके वापस प्रताप ऑडिटोरियम पे ही रुकेगी। तो इस पूरे रूट पे कोई भी ऐसी जान माल की हानि ना हो। इतने लोग उस दिन दौड़ेंगे। उस दिन पैरा एथलीट्स भी, यानी जो हमारे दिव्यांग जन है, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है और संभावित है कि वो भी बढ़ चढ़ के बड़े नंबर्स पे आएंगे। पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भी इसमें रहेगी पूरी जो है पुलिस जाब्ता आज डिसाइड हो जाएगा, इसलिए हम पुलिस के अधिकारियों के साथ आए हैं। इसमें हमारा पूरा फोकस रहेगा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो इसको अच्छे से एंजॉय करें, अलवर को देख के जाएं, यहाँ की एक अच्छी मेमोरी लेके जाएं। हमारे पर्यटन को काफी इससे बूस्ट मिलेगा और दूसरा कि ये एक सेफ और सिक्योर इवेंट हो और इसमें कोई भी ऐसे। साल का पहला अबूझ मुहूर्त बसंत पंचमी पर 2 फरवरी को होगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन विवाहों सहित सभी मांगलिक कार्य बड़ी संख्या में संपन्न होंगे। साथ ही अनेक शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में मांगलिक कार्यों के साथ ही ज्ञान की देवी मां सरस्वती का
पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। बसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाने वाला बसंत पंचमी का महापर्व कल 2 फरवरी रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। नव वर्ष 2025 का यह पहला स्वयंसिद्ध अर्थात अबुझ मुहूर्त है। इसलिए कल 2 फरवरी रविवार को शादी विवाह, सामूहिक विवाह सही सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होंगे। कल इस बार बसंत पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शिव योग व सिद्ध योग के चतुर्थ शुभ संयोग बन रहे हैं। इन चतुर्थ शुभ संयोग में मांगलिक कार्य करना व ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी की पूजा अर्च करना विशेष श्रेष्ठ व फलदायी माना गया है। शास्त्रोक्त माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विद्या की देवी, कला, बुद्धि, ज्ञान और संगीत की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में बसंत पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथानुसार भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से जल से मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए यह महापर्व ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षण संस्थाओं में मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और वाद्य यंत्रों की पूजा करके सभी लोग मां सरस्वती को विशेष रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और खुशहाली व देश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसलिए माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में एनईबी पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलवर में एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ सिटी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले में सभी थाना पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इसके तहत न्यायालय द्वारा वांछित मुलजिमों को पकड़ा जा रहा है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस महोदय के आदेशानुसार आज एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ साहब के निर्देशन में की गई है, जिसमें थानाजा से 8 वारंटी जो विभिन्न मामलों में वांछित, जिनमें शौकीन, पीयूष, हरिराम वगैरह जो वांछित चले थे उनको गिरफ्तार किया गया। कुल मिला के 11 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अलवर से प्रयागराज जाने वाली बस शनिवार को वापस अलवर पहुंची। इसमें महाकुंभ गए श्रद्धालु वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ में भारी भीड़ के चलते कठिनाइयों की बात गलत है। कुंभ से 3 किलोमीटर पहले वाहन को रोक दिया जाता है और उसके बाद पैदल जाया जाता है। राजस्थान रोडवेज द्वारा प्रयागराज के लिए यह बस चलाई गई है, जिसमें ऑनलाइन टिकट आवश्यक है। कुंभ में नहा के आए हो? खूब बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया सुविधा। कितना फल मिलता है? क्या सब कुछ फल, चारपाई, बिस्तर उस्तर बढ़िया सुविधा। किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी व्यवस्था है और बड़ी अच्छे ढंग से स्नान किया। पूरे परिवार के साथ में थे, तकरीबन लोग थे हम साथ में। कब गए थे आप? 30 तारीख का रिजर्वेशन करवाया यहाँ से अलवर से स्लीपर में। 31 को स्नान किया, 31 को शाम को वही जो रिजर्वेशन था उसी गाड़ी से। कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल शांत है। थोड़ा इतना जरूर है कि पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, जिससे तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी, जो भी गाड़ी, टेम्पू वगैरह, जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी को रोक दिया जाता है। उसके बाद वहां से पैदल जाया जाता है। कुल मिलाकर अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। परसों गए थे और बढ़िया माहौल था, बढ़िया टाइम पे पहुंच गए, भीड़ भी नहीं थी। ये बता रहे थे इतनी भीड़ है, कुछ अफवाही थी, ऐसा नहीं था, बढ़िया आराम से गए। बढ़िया मिलाकर अच्छा रहा, बढ़िया रहा। किस तरह से स्नान हुआ और कैसा लगा आपको स्नान करके? बहुत बढ़िया लगा, आराम से, कोई भीड़ भी नहीं थी, बढ़िया स्नान हुआ धीरे धीरे। ज्यादा दूर पैदल तो नहीं चलना? ज्यादा दूर नहीं चला, थोड़ी दूर। कितनी दूर रोका था? बस ने 3 किलोमीटर दूर चलना ही पड़ता है, बस थोड़ी दूर पड़ता। स्टैंड पर ही ले जाता? हाँ, व्हीकल बंद थे अंदर ले जाने। कितने परिवार के लोग गए थे साथ? हम 9, 10, 11 लोग गए।
ये अच्छा एकदम बहुत बढ़िया महाकुंभ स्नान हो गया एक्चुअली हमारा। कहाँ कैसे बस रोक दी गई है? बस इतनी राजस्थान रोडवेज की तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया राजस्थान रोडवेज, बहुत बढ़िया। इतना स्लीपिंग बस और जगह जगह जहाँ भी हमें जरूरत पड़ी वहाँ भी रोकना करना, अच्छे से खाना खिलाना सब जगह। तो सुनने में आ रहा है जैसे बहुत 15 किलोमीटर पहले। नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे बस स्टैंड रुकी, बस स्टैंड से हमें बस रुकी और वहाँ से हमें ई बस मिली और वहाँ से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में हमें वहाँ कुंभ मेले पे बस छोड़ी। कुंभ मेले से 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा और आराम से संगम पे पहुँच गए। बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा इंतजाम है गवर्नमेंट का वहाँ पर, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती नहीं है किसी तरीके की। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो तुरंत रिजॉल्व करने का। ऐसा लग रहा है वहाँ बहुत बढ़िया, बहुत इजी रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगता था ना कि अपने व्हीकल से जाएंगे तो बहुत इजी लगता था, मुझे तो स्लीपर बस का ज्यादा बहुत अच्छा। और आग जाने की नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पर। हमें तो कुछ महसूस हुआ भी नहीं और भीड़ भी महसूस नहीं हुई। अलवर के राजस्थान एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक वर्कशॉप संपन्न हुई। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक बाबूलाल पालरिया रहे। साथ ही परियोजना प्रबंधक युवराज गौड़, स्पेक्ट्रा के उप निदेशक महेश और वित्तीय सलाहकार संजय वशिष्ठ ने भी विचार रखे। वहीं सामाजिक सलाहकार रजनी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताया, जबकि साक्षी ने सभी का आभार जताया। विभिन्न गांवों को मालखेड़ा पंचायत में यथावत रखने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान युवा नरेश के अनुसार राजस्व ग्राम कुशालगढ़, रुंद कुशालगढ़, सावर और काला छारा वर्तमान में ग्राम पंचायत माधोगढ़ में आते हैं। उनकी दूरी पंचायत मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर है और ऐसे में ग्रामीणों के सभी कार्य सुविधा पूर्वक हो जाते हैं। यदि भविष्य में माधोगढ़ को 2 भागों में बांटा जाता है तो इन राजस्व गांव को माधोगढ़ पंचायत के अधीन ही रखा जाए। इसी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है, एडीएम साहब जितने ने ज्ञापन लिया है। हमारा ज्ञापन लेने के बाद में खुद कलेक्टर मैडम ने हमें मिलने के लिए बुलाया गया चैम्बर में। कलेक्टर साहब ने हमारे से मुलाकात करी और हमने हमारी मांग रखी कि जो ग्राम पंचायतों का, नई ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत माधोगढ़ को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमारे 3 गांव हैं, कुशालगढ़, सावर और काला छारा। इन गांवों को हमने मांग रखी है कि जो वर्तमान ग्राम पंचायत हमारी माधोगढ़ है उसी में रखा जाए, अन्यथा नई ग्राम पंचायत में नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत माधोगढ़ से और हमारे गांव की दूरी 5 किलोमीटर पड़ती है, जो हमारे लिए सुगम और सरल है, जिससे सभी हम आसानी से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कलेक्टर मैडम के ऊपर कि हमें ग्राम पंचायत माधोगढ़ में ही रखा जाएगा। अलवर के ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित ओसवाल पब्लिक स्कूल और ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। शुक्रवार की शाम हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमांडिंग मेजर जनरल दिगेंद्र प्रताप सिंह रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रवर्तन निदेशालय की सहायक निदेशक अस्मिता पाठक उपस्थित रहीं, जबकि अध्यक्षता ओसवाल जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद जैन ने की। इस दौरान निर्देशक विनोद शर्मा ने रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही ओसवाल सीनियर स्कूल की प्राचार्य मोना दुबे ने संस्थान की उपलब्धियां बताई। ओसवाल पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल रेखा मिश्रा ने भी विचार रखे, जबकि मंच का संचालन वंदना त्यागी, ऋतु जैन और बलराम सिंह ने किया। आप सभी जानते हैं दुनिया में सिर्फ भारत की ही ऐसी सेना है जो लगातार 1 महीने तक भूखा रहकर भी दुश्मन से युद्ध कर सकती है एवं युद्ध जीतकर भी मानवता की मिसाल कायम करते हुए उस दुश्मन की जमीन, उसकी सेना को वापस भी कर सकती है। ये जज्बा सिर्फ भारतीय सेना में है। इसकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, ईमानदारी एवं एकजुटता है। मैं श्री जैन शिक्षण समिति के सचिव के रूप में ओसवाल शिक्षण संस्थान की प्रगति के संबंध में बताना चाहता हूं कि ओसवाल स्कूल अपने विद्यार्थियों को स्वर्गीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सदैव समर्पित रहता है। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कई वर्षों से राज्य स्तर पर हमारे विद्यालय के छात्रों ने सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बास्केटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का कैंप हमारे इसी ग्राउंड में लगाया गया और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली टीम तथा कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा के प्रयासों से देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मैं आज इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्री जैन शिक्षण समिति के समस्त पदाधिकारियों का
जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें ऊर्जावान रखता है। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए हमारे ऊर्जा युक्त समस्त समिति सदस्य, कर्मठ शिक्षक, प्रतिभावान विद्यार्थी, जागरूक अभिभावक का विद्यालय की प्रगति में योगदान लेने वाले हर उस व्यक्ति का आभार, अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज ओसवाल स्कूल शिक्षा, खेलकूद व अन्य गतिविधियों में न केवल अलवर शहर अपितु राजस्थान में भी अपना अलग मुकाम बना रखा है। इसका श्रेय जैन शिक्षण समिति के पूर्व पदाधिकारी के पूर्ण समर्पण, त्याग व सहयोग को याद करना चाहूँगा, जिनमें जीजीबाई जी, नानक चंद जी पालावत, भोरेलाल जी सुराना, पन्नालाल जी सचेती, पदमचंद जी पालावत, अभय कुमार जी सचेती, ज्ञानमल जी सुराना, नरेंद्र जी पालावत, ताराचंद जी ठेकेदार, महेंद्र जी सचेती, अशोक जी पालावत, क्रांति कुमार जी सचेती, राजकुमार जी जैन, जीतमल जी जैन, कैलाश चंद जी सचेती व संजय सचेती, इनके गौरवपूर्ण एवं कुशल नेतृत्व से विद्यालय ने ये मुकाम हासिल किया है। उधर इस मौके पर करीब 400 छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। उन्होंने देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम पेश किए। इसके अलावा सांस्कृतिक झलक दिखाती अनेक प्रस्तुतियां दी। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में अभिभावकों की परिवर्तन संवर्धन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी अलवर पहुंचे। इस मौके पर स्वरूप विलास होटल में उनके स्वागत के बाद परिषद की बैठक हुई। यहां जिला प्रमुख जीतू चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा भी मौजूद रहे। जल्दी कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इसके अलावा पौधे लगाने एवं उसके संरक्षण पर जोर दिया गया। बैठक में निर्देशक रमेश चंद्र अग्रवाल, प्रदेश सदस्य शम्बी और आरती बोगुड़ा आदि की भी मौजूदगी रही। देखिए, पहली बात तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है और उन्हीं के नेतृत्व में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जितने भी समस्याएं हैं अभी पूरे भारत में, उससे छुटकारा पाने के लिए हम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि देखा होगा कि राजस्थान के हमारे चेयरमैन श्रीमान देशराज वर्मा जी, उनके नेतृत्व में अभी राजस्थान के अंदर ग्राम वन योजना को लेकर कार्य चालू कर दिया गया है। इसके तहत जितनी भी ग्राम पंचायत और पंचायतें हैं, वहाँ पर छोटे छोटे फॉरेस्ट एरिया डेवलप किए जाएंगे। तो जिस तरह से दिल्ली में ज़बरदस्त प्रदूषण है, विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, वो दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर भी लड़ा जा रहा है। तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो गंगा और जमुना नदी हैं, उनकी भी सफाई के ऊपर राजनीति हो रही है। नदियों की सफाई भी नहीं हो रही। ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो अब वो लगता है कि राजधानी सहित जितनी भी राजधानियां हैं, वहाँ ये गंभीर समस्या है। धीरे धीरे अलवर या भिवाड़ी या छोटे शहरों में भी ये समस्या बनती जा रही है। इस पर युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप और हम सभी लोग ये जानते आए हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ से मिलती है, लेकिन ये तथ्य पूरी तरह से सही नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पानी से मिलती है, समुद्र से, नदियों से, लेकिन वो साफ होने चाहिए। तो जिस तरह से यमुना, अभी आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो यमुना बिल्कुल दूषित है और उसको लेकर भी वहाँ चुनाव में बहुत सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सरकार वहाँ आती है, भारतीय जनता पार्टी की, तो युद्ध स्तर पर हम यमुना नदी को साफ करने का कार्य करेंगे और उसके लिए हमारे पास कार्यप्रणाली पूरी तैयार भी है। सर, अलवर का प्रयास है, आज प्रवास है आपका, तो क्या अलवर में आपका कार्यक्रम रहेगा, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मैं यहाँ हमारे राजस्थान के चेयरमैन साहब से कुछ अभी आगामी जो हमारे विषय हैं उन पर चर्चा करने आया हूँ और यहाँ की टीम से मैं रूबरू होने आया हूँ। तो क्योंकि कार्य बहुत तेज़ी से चलने वाला है, अभी एक कार्यक्रम हमारा सीकर में भी है, तो इसके लिए मैं वार्तालाप करने आया हूँ। सर, जो आपके कार्यकर्ता हैं परिषद के, तहसील प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं और पदाधिकारी हैं, क्या संदेश देना चाहिए? उन सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम प्रधानमंत्री जी को ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अभियान चलाया एक पेड़ माँ के नाम, तो पेड़ तो सभी ने लगाए, लेकिन हमारी परिषद जो है उसके संरक्षण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नए पेड़ भी लगाएंगे हम और हर पंचायत पर उनको एक छोटा फॉरेस्ट एरिया डेवलप कर दिखाएंगे।
एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से कोटला रोड नई दिल्ली के नवीन कार्यालय पर कांग्रेस नेता मिले। इनमें जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और जिला कोषाध्यक्ष अनिल जैन शामिल थे। उन्होंने नए भवन में नया चैम्बर मिलने पर शुभकामनाएं दी, साथ ही कांग्रेस संगठन की और अधिक मजबूती के लिए चर्चा भी की। देखिए, परसों भंवर साहब से रिक्वेस्ट करके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए भवन इंदिरा गांधी भवन 9 कोटला रोड पर मैं हमारे कोषाध्यक्ष अनिल जैन साहब एआईसीसी के नए दफ्तर में गए थे। वहाँ हमने हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सामान्य भवन जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। वहाँ पर और भी पूरे कई प्रदेशों से कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलने आए थे। बहुत ही भव्य और अच्छा एक कॉरपोरेट टाइप भवन बना है और वहाँ सारी सुविधाएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेंगी और अपने आप में एक नए तरीके का भवन बना है जहाँ आम कांग्रेस जन की समस्याएं सुनी जाएंगी। भंवर साहब ने भी अपने नए ऑफिस में पदभार ग्रहण कर लिया है और हमने भंवर साहब को उसकी बधाई भी दी है, शुभकामना भी दी है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि भंवर साहब का भविष्य उज्जवल हो और वो और अधिक उच्च राजनीतिक। अलवर के राजर्षि कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा ने 3 पक्षी उत्सव में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व किया। इनका आयोजन कोटा, उदयपुर और ताल छापर में किया गया। विषय विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने पक्षियों पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव पर चर्चा की। साथ ही बताया कि ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक जहरीले यौगिक है और पूरी प्रजाति को एक खतरे में डाल रहे हैं। उधर इस कार्य के लिए डॉक्टर ममता शर्मा को वन विभाग ने सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि सिर्फ उन्हें इन 3 पक्षी महोत्सव में अलवर जिले से वन विभाग ने आमंत्रित किया था। इसी दौरान उदयपुर बर्ड फेस्टिवल में उन्होंने जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खिराड़ी से संबंधित विषयों पर शोध के बारे में चर्चा की। मानव नैतिक उत्थान संस्थान ने अलवर में 123वां मासिक राशन किट वितरण कार्यक्रम किया। इसमें लाभार्थियों को घर घर जाकर राशन किट प्रदान किए गए। किट का वितरण एडवोकेट दीपेश गोयल द्वारा किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्य खेमचंद सैनी, विजय भट्ट, एडवोकेट अशोक मीणा, सुभाष चंद्र सेन, कुलदीप सिंह और राहुल गोयल आदि मौजूद रहे, जबकि अध्यक्ष बालकृष्ण आहूजा ने सभी का आभार प्रकट किया। प्रयागराज महाकुंभ में श्री वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम के शिविर में भागवत कथा आयोजित हो रही है। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा। यह आयोजन 1 से 7 फरवरी तक चलेगा। यहाँ स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज सहित जगत गुरु धराचार्य महाराज के सानिध्य में धर्म संदेश भी दिया जा रहा है। अलवर के नए उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर होंगे। उनके पिता जिला जज हैं, वहीं पुत्र ने आईएएस बनने में कामयाबी पाई थी। 12वीं कक्षा में तो उन्हें 99.99% अंक प्राप्त हुए थे। यह मेधावी विद्यार्थी बाद में आईएएस बने और अब अलवर में एसडीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। जहां एक और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला अतुल्य भारत अभियान के तहत शहर में सफाई अभियान चलवा रही है, वहीं दूसरी ओर अलवर बस स्टैंड स्थित साइकिल स्टैंड के पास कचरे के ढेर नजर आते हैं। यहां ठेके पर लगे सफाई कर्मी पूरे बस स्टैंड का कचरा उठाकर डाल देते हैं। उसके बाद हफ्तों तक इसे उठाया नहीं जाता। रोडवेज के तमाम अधिकारी यहीं से होकर गुजरते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था का अभाव बना हुआ है। अलवर के चिकानी स्थित राजकीय सीनियर स्कूल में दुर्गा मंदिर कमेटी ने छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया। कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए परीक्षा करवाई गई है। वहीं प्रधानाध्यापक विजय डोरिया ने बताया कि प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कमेटी स्कूल के बच्चों के लिए कार्य करती रहती है। उपाध्यक्ष पप्पू कुमार के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 1100 रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 500 रुपए और तृतीय स्थान के लिए स्कूल बैग प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर संरक्षक गिरिराज, सचिव अनिल, महामंत्री सुरेश, प्रचारक अमित, कोषाध्यक्ष टीनू और मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। वहीं स्कॉलरशिप परीक्षा में विनोद शर्मा, अशोक कुमार, महावीर, सुरेश सोनू, पुरुषोत्तम और अनिल का सहयोग रहा। अलवर के श्री श्याम स्पाइन थेरेपी द्वारा रोगियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। संचालक जितेंद्र वर्मा के अनुसार दक्षिण कोरिया की तकनीक पर आधारित पद्धति से रीढ़ की हड्डी, कमर और कंधों सहित अन्य प्रकार की बीमारियों में राहत प्रदान की जाती है। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। क्या कहना चाहिए? ये जो थेरेपी है ये हमारे इंडिया में वैसे सन 2005 से चल रही है। लगभग इसको 20 साल से ऊपर हो गया और वर्ल्ड वाइज की बात करें तो ये साउथ कोरिया से इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और 26 साल हो गए इसको। और भारत में इसके लगभग 500 से ज़्यादा सेंटर है और अलवर में इस संस्था को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो सर किस तरह से लाभ लेते हैं इसका, किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से? यहाँ
जब लोग आते हैं तो उनको थेरेपी दी जाती है मशीन के माध्यम से। उस थेरेपी में उनको कायरोप्रैक्टिक्स, एक्यूप्रेशर, मसाज, हीट और जो बॉडी का जैसे हमारा जो रीढ़ की हड्डी का जो करव बिगड़ा हुआ है या नसें दबी हुई है या शरीर में कोई क्लोट जमा है नसों के अंदर जिसकी वजह से ब्लड प्रभावित होने में दिक्कत आ रही हो, तो इस थेरेपी से जो हमारे शरीर में समस्याएं हैं उनका निदान होता है और एक बॉडी जो है एनर्जेटिक होती है और अच्छे से आदमी दिन भर में काम कर लेता है, अच्छे से सो लेता है और बहुत लाभदायक है। सबको ये थेरेपी लेनी चाहिए। सर क्या टाइम है, क्या फीस है? ये थेरेपी सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है और ये हमारी कंपनी का डेमो स्टेशन है और यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। ये निःशुल्क है और जो भी इंसान इसे अपनी लाइफ को बेटर रखने के लिए जब तक करना चाहे कर सकता है, फ्री है। अभी कितने लोग इसमें आ रहे हैं? अभी इसमें 200 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि थेरेपी का शीघ्र असर देखने को मिलता है। मेरी प्रॉब्लम थी, डिस्क प्रॉब्लम थी मेरे, और मैं कई दिन से परेशान था। मुझे पता लगा कि विगन मेडिकल यहाँ थेरेपी सेंटर है और मैं इस थेरेपी सेंटर पर आके अभी मैंने 20 मिनट थेरेपी ली है। ऐसा लगा है शरीर बहुत हल्का हो गया और मैं जिस प्रॉब्लम से ग्रस्त था वो मुझे आज एक दिन में ही 60 से 7% फायदा मिला है। जिनके ये प्रॉब्लम है उनको क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, लोग आ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक नेचुरोपैथी सेंटर है और प्राकृतिक हिसाब से एक मसाज हो रही है, बॉडी के थेरेपी दी जा रही है। थेरेपी के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम होती हैं उनके रीढ़ की हड्डी को गर्म मसाज के माध्यम से ये सेक किया जा रहा है और इसका बहुत फायदा होता है और ऐसे लोगों को लेना चाहिए। आज के युग में आम व्यक्ति व्यस्त है। व्यस्तता के दौर में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और मैं तो कहूँगा थेरेपी लेनी ही चाहिए, जिससे कि स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
मालाखेड़ा क्षेत्र के खेड़ली पिचनौत स्थित भैरूजी मंदिर पर शनिवार को विशाल मेला भरा। यहां भक्तों ने प्रसाद अर्पित किया और मन्नतें मांगी। साथ ही नवजात बच्चों के जड़ूले उतरवाने की रस्म हुई। मेले में अनेक दुकानें सजी नजर आई और भंडारे चलते रहे। साथ ही भैरूजी के भजन सत्संग का आयोजन किया गया। सेवादार सतीश कुमार ने बताया कि हर वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को मेला और भजन जितड़ी दंगल आयोजित होता है। आज मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के खेड़ली पिचानोत स्थित भैरू बाबा के मंदिर पर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। मेले में श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा के प्रतिमा के सम्मुख धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना की गई, मन्नतें मांगी गई। श्रद्धालुओं के द्वारा कल से ही डंडोती लगाकर बाबा की परिक्रमा लगाकर मन्नतें मांगी गई। आज शनिवार को बाबा का भर मेला रहा, जिसमें दूर दराज के क्षेत्र विशेष के श्रद्धालुगण आए और सभी के द्वारा मन्नतें मांगी गई। मालाखेड़ा के हल्दीना स्थित रामदेव जी महाराज परिसर में विशाल मेला संपन्न हो गया। यहां शनिवार को महाआरती की गई। गौरतलब है कि 22 जनवरी से भागवत कथा सहित अनेक आयोजनों का दौर जारी था। सेवादार हुकुमचंद और सुरेश चंद के अनुसार 11 दिन के दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। उधर मेला कमेटी संयोजक घनश्याम चौधरी, रामोता चौधरी, फूल सिंह जाट और एडवोकेट रामनिवास ने बताया कि पिछले 3 दिन में 5000 से अधिक वाहनों से श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा भव्य भंडारा किया गया। श्री श्री 1008 रामदेव जी महाराज का 11 दिवसीय धार्मिक आयोजन अनुष्ठान मेला कुश्ती दंगल भगवत गीता का आयोजन हुआ और शनिवार को महाआरती के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस बार इस 11 दिवसीय धार्मिक आयोजन में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और करीब 5000 से अधिक दुपहिया चौपहिया वाहनों से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धालुओं ने देसी घी, गेहूं सहित नारियल जैसी सामग्री बाबा के अर्पित करके सुख समृद्धि की कामना की। नवधीर सिंह। हम इसमें इस व्यवस्था के लिए हमारी यहाँ कमेटियाँ बनी हुई है और हमने अलग अलग कमेटियाँ लगा रखी है। इन कमेटियों के मुताबिक हमें समस्त ग्रामवासियों से, समस्त क्षेत्रवासियों से जो दान दिया जाता है उस दान से इसका संचालन चलाया जाता है और इसमें करीब 20-25 लाख रुपए खर्च होते हैं भंडारा और कुश्ती दंगल में, जो आम जनता से और ग्रामवासियों से अपनी स्वेच्छा से आता है। मैं एडवोकेट रामनिवास जाट जो करीब 25 साल से यहाँ लगातार इस बाबा की सेवा में। मालाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों सब्जी के दाम खासे घट गए हैं। ऐसे में उत्पादक किसानों को नुकसान हो रहा है। इसके चलते सब्जी उत्पादक अब मालाखेड़ा तक उपज ले जाने के बजाय गांव में ही बस स्टैंड पर सब्जी बेच रहे हैं। इससे उनकी परिवहन लागत बच रही है। हल्दीना, लीली, कलसाड़ा, बरखेड़ा, शामगंगा, बिजवा, नरुका और सोनपुर में यह दृश्य दिखाई देता है। उत्पादन बढ़ने और उस अनुपात में मांग कम होने से दरों में कमी आई है। अकबरपुर थाना अंतर्गत नटनी का 12 में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अनेक वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर जागरूक बनाया गया। अकबरपुर पुलिस से जुड़े हजारी लाल ने बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दोपहर तक आधा दर्जन चालान काटे गए हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज जो सुबह से जो 8 वाहनों के चालान किए हैं, जिसमें के 3 हेलमेट के और 2 सीट बेल्ट, बाकी अन्य कार्रवाई की है। और सभी आम पब्लिक को जो हेलमेट लगा के चलने, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगा के सबको प्रोत्साहित किया है। सबको जो यातायात के नियमों की पालना के लिए जो बताया गया है। कितने दिन तक चला गया अपना अभियान? तो आज तक ही था। बाकी ये जो यातायात के नियमों की जो टाइम होता है, जो कार्रवाई होती रहती है। नटनी का 12 में सरकार की बजट घोषणा के तहत 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा पुल बनाया जा रहा है। रूपारेल नदी पर बन रही 8 करोड़ की लागत आएगी। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मालाखेड़ा रोड से देवनारायण मंदिर की ओर निर्माण कार्य किया जा रहा है। पुल बनने से लोगों की आवाजाही काफी सुगम हो जाएगी। अभी इसकी नीम खुदाई का काम, नटनी का 12 की जो पुलिया बन रही है, इसकी नीम खुदाई का कार्य अभी चल रहा है और ठेकेदार ने अपने साधन यहाँ लगाए हैं और काम अब तेज गति से चल रहा है। अच्छा, ये नदी में होने की वजह से पानी गुप्त रूप से आ रहा, थोड़ी दिक्कत तो होती है। हाँ, पानी की वजह से इनको नीम खुदाई में जरूर तकलीफ हो रही है। लगा रखे हैं उन संसाधन जिससे ये पानी को हटा के वहाँ से और ये पिलर खड़े करें।
अकबरपुर क्षेत्र के लोगों ने आम बजट को श्रेष्ठ बताया है और केंद्र सरकार की सराहना की है। स्थानीय जागरूक नागरिकों के अनुसार यह बजट मध्यम वर्ग के लिए हितकारी रहेगा। साथ ही किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा डेयरी और मछली पालन के लिए भी बजट बढ़ा दिया गया है। मेरा नाम केश कुमार है। मैं अलवर ग्रामीण अकबरपुर गाँव के रहने वाला हूँ। जो आज बजट पेश हुआ है ये किसानों के हित के लिए बहुत ही बढ़िया बजट है। इससे किसानों की आय दुगनी होगी और जो आम पब्लिक है, गरीब है, निचले स्तर का है, उनका भी बहुत अच्छा बजट है ये। और एक बजट में जो घोषणा की है 12 लाख आय साल के दिखाने की, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है। इससे क्या है, जो वैसे व्यापारी हैं जो बैंक में पैसे नहीं डालते टैक्स की वजह से, अब क्या है, इस टैक्स से पैसे सारे बैंक में आएंगे और टैक्स की छूट मिलने से सारा पैसा बैंक में ही आएगा। आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है लोकसभा में, वो एक सराहनीय बजट है और आमजन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। विकसित भारत बनने की दिशा में एक अच्छा कदम है। जो टैक्स में छूट दी है वो मध्यम वर्ग के लिए बेहतरीन छूट है तथा नए रोजगार युवाओं को जो मिलेंगे उसके लिए भी बजट में काफ़ी प्रावधान किया। किसानों के हित के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख की है और अन्य घोषणाएं जो किसान हित में की है वो भी अच्छी है। मेरा नाम हनुमान प्रसाद शर्मा, हाँ, अलवर ग्रामीण का रहने वाला हूँ। गांव मेरा अकबरपुर है और आज हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण, निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश किया है ये बहुत ही अच्छा और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें सभी आदमी को सब सुविधाएं मिलेंगी। विशेष तौर से केसीसी जो किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड था उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। पीएम कृषि धन योजना लागू की गई है। दूसरी, डेयरी व मछली पालन उद्योग के लिए बढ़ावा मिलेगा। 5 लाख तक लोन है और मोबाइल में ये कारें सस्ती होंगी। खैरथल के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोज राजकार में टैबलेट पीसी वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीना अग्रवाल ने की। इसके तहत कक्षा 8, 10 और 12 के बोर्ड विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में अभिभावक उपस्थित रहे। साथ ही स्टाफ सदस्य विपिन मिश्रा, महिपाल चौधरी, राहुल वर्मा, राजेंद्र यादव, प्रकाश चंद और महिपाल यादव आदि की उपस्थिति रही। खैरथल के लाडली महल में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। महंत शशि भूषण ने बताया कि कथा से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सभी गोपियां कलश लेकर और पीली साड़ी पहनकर शामिल हुई। कलश यात्रा शनिवार को लक्ष्मीनारायण मंदिर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई लाडली महल पहुंची। गौरतलब है कि यहां 7 फरवरी तक दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक वृंदावन के ब्रजेश महाराज कथा वाचन करेंगे। खैरथल के इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। इस मौके पर मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे बच्चों ने पुष्प अर्पित किए, जबकि संस्थापक इंद्रपाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने दीप प्रज्वलन किया। इस मौके पर बच्चों को पीला तिलक लगाया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने मां सरस्वती वीणा भी बनाई, जिसमें प्रथम स्थान पर आराध्या रही। सभी बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। निदेशक पंकज खुराना ने आयोजन की जानकारी दी। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल कैद की सजा दी गई है। पोक्सो विशिष्ट न्यायाधीश संख्या 4 हेमांकनी गौड़ ने यह फैसला दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि दोषी सनी पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़िता के दादा ने इसे लेकर रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि घटना के दिन मंदिर परिसर में खेल रही बालिका को अभियुक्त सनी टॉफी का लालच देकर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 5 साल के लिए जेल भेज दिया। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आज माननीय न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हेमांकनी गौड़ जी द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। प्रकरण में पीड़िता के दादाजी ने एक लिखित रिपोर्ट संबंधित थाने में इस आशय की पेश की थी कि उनकी घटना के दिन नाबालिग पोती मंदिर परिसर में खेल रही थी। वहां अभियुक्त सन्नी उर्फ हरिओमपुरी द्वारा पीड़िता को टॉफी का लालच देकर अपने पास बुलाया गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत की। पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष
10 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 22 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत पोक्सो अधिनियम के अपराधों के लिए आरोपी सन्नी उर्फ हरिओमपुरी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। भिवाड़ी में हिलव्यू गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2 फरवरी को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। यह कैंप भारतीय सेवा के घायल सैनिकों के लिए लगाया जा रहा है। महासचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। वहीं संयोजक एवं समाज सेवी दिनेश वेदिका ने बताया कि यह 55वां रक्तदान शिविर है। बैठक के दौरान समिति अध्यक्ष राकेश शर्मा, अमलेश, JR यादव, हरीश भट्ट, ब्रजेंद्र पुष्करना, वेद प्रकाश और राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव के जन्मदिन पर तिजारा के डॉक्टर शाफ आई हॉस्पिटल में 150 आई ड्रॉप भेंट की गई। भाजपा नेता देशपाल यादव ने यह कदम उठाया। वहीं प्रबंधक योगेश यादव ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान एडवोकेट योगेश, चंदन यादव, सुदेश यादव और विजय सिंह आदि भी उपस्थित रहे। राजगढ़ के सकट गांव में प्रेतराज महाराज के स्थान पर शनिवार को भजन संध्या हुई। यह स्थान चौथ माता मेला चौक के पास स्थित है। श्रद्धालु गिरिराज प्रसाद जैमन ने बताया कि गणेश वंदना के साथ सखी मंडल सकट की कलाकार गीता पारेख ने शुरुआत की। वहीं सुनीता जैमन और सीमा चौधरी ने भी अनेक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मनमोहक झांकी सजाएगी और समापन आरती के साथ हुआ। वहीं हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालु को प्रसाद वितरण किया गया। गोंदगढ़ क्षेत्र में SDM कार्यालय के सामने फिट इंडिया फिटनेस कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय खेलकूद हुए। राष्ट्रीय युवा ब्लॉक समन्वयक अनिल कुमार ने बताया कि बालक वर्ग में रामबास की टीम प्रथम विजेता रही, जबकि रोनपुर टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा रस्साकशी में गोंदगढ़ कॉलेज की माही सिमरन टीम विजेता और पैराडाइज स्कूल की छात्रा उप विजेता रही। संचालन देवेंद्र मीणा और पुष्पेंद्र यादव ने किया, जबकि PTI पवन कुमार सारण ने फीता काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आम बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा। 12 लाख तक आयकर टैक्स छूट सहित किए कई प्रमुख प्रावधान, लेकिन महंगाई से नहीं मिली राहत। वृद्धा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के लिए भेजा जेल। पोक्सो कोर्ट संख्या 4 ने चांदोली निवासी रिक्शा चालक को दी सजा। सांसद टाइगर मैराथन के लिए कलेक्टर ने देखे रूट। 9 फरवरी को होगी 21 किलोमीटर लंबी दौड़। और वांछित अपराधियों को लेकर अभियान के तहत 8 को दबोचा। NAB पुलिस ने की कार्रवाई। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।